हेलो गाइस, वेलकम टू आई एडवेरा। आज हम लोग बात करेंगे रसिया यूक्रेन विवाद के ऊपर। और रसिया यूक्रेन के विवाद में सबसे पहला जो हम लोग बात करेंगे वो सबसे पहली बात है कि आखिर ये विवाद का कारण क्या है, विवाद का जड़ क्या है। आप सबको पता है कि रूस 24 फरवरी को यूक्रेन के ऊपर हमला बोल दिया है और ये हमला अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बहुत बड़ा हमला माना जा रहा है। तो आइए जानकारी लेते हैं कि आखिर रसिया और यूक्रेन के बीच में विवाद क्यों है। आप सबको पता है कि यूक्रेन में रूस की बड़ी कार्रवाई हो चुकी है और ये बड़ी कार्रवाई जो रूस के द्वारा की गई है उससे अमेरिका सहित पूरे विश्व के जो राजनीतिक अखाड़ा है उसका तापमान बढ़ चुका है। और साथ ही साथ रूस के खिलाफ एक गंभीर चेतावनी दी गई है कि अगर आपने कुछ ज़्यादा किया तो हम आपको बहुत अलग अलग तरीके से प्रतिबंध लगाएंगे। तो यहाँ पर अमेरिका के अलावा जो बड़े देश हैं जिसमें जर्मनी और फ्रांस हैं उनका भी ये मानना है कि रूस ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और ये ताकतें पुतिन को अपनी भूल सुधारने का प्रयास कर रही हैं कि किसी तरीके से पुतिन अपने भूल को सुधार ले। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि पुतिन अपनी सेना को यूक्रेन के बॉर्डर से वापस बुलाने वाले हैं, क्योंकि युद्ध शुरू हो चुका है, युद्ध का बाकायदे घोषणा कर दिया गया है। और उधर से यूक्रेन भी जो है वह अपने जितनी ताकतें हैं उसके पास अपना पूरा बल लगा करके वो रूस की खिलाफ सारी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन कब तक, यहाँ पे प्रश्न उठता है कि आखिर कब तक यूक्रेन रूस का मुकाबला करता रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर रसिया और यूक्रेन के बीच में विवाद क्यों है। तो उसको हमने कुछ पॉइंट्स में आपको समझाने के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रखे हैं और कुछ पॉइंट्स में ही हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सबसे पहली बात अगर देखा जाए तो जो करंट क्राइसिस है रूस और यूक्रेन के बीच उसका सबसे प्रमुख कारण है नाटो। ये नाटो क्या है? नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था जिसमें 30 देश शामिल हैं और उसमें बड़े देशों में हैं यूएस, यूके, फ्रांस और जर्मनी। ये एक ऐसा देशों का समूह है जो अगर इसमें शामिल नहीं है तो अगर उसके ऊपर कोई देश अटैक करता है तो वह उस सदस्य पर हमले का कोई बचाव नहीं कर सकता है। लेकिन अगर कोई देश नाटो का सदस्य है तो वाशिंगटन ट्रीटी के आर्टिकल 5 के अनुसार नाटो के किसी भी सदस्य देश पर हमला समस्त नाटो पर हमला माना जाएगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो 30 देश हैं वो 30 देश एक साथ खड़े हो जाएंगे उस देश के लिए जिस देश पर हमला हुआ है और वह नाटो का सदस्य होना चाहिए। यूक्रेन जो है वो नाटो की सदस्यता ज्वाइन करना चाहता है और नाटो भी चाहता है कि यूक्रेन उसका मेंबर बन जाए। लेकिन रूस नहीं चाहता है कि वह उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का एक सदस्य बने, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि नाटो में यूक्रेन शामिल हो जाएगा तो आज जो युद्ध जैसी स्थिति है वह युद्ध जैसी स्थिति नहीं होती। यानी आज आप समझ सकते हैं कि 30 देश जो है वो रूस के खिलाफ खड़े हो जाते। इसे एक दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि क्या रूस इसे अपना विस्तारवादी योजना के तहत ये सारी चीजें कर रहा है या केवल और केवल अपना गुस्सा उतारने के लिए कर रहा है। तो इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद। पहले समझ ले कि नाटो में जो 30 देश शामिल हैं उन 30 देशों का नाम क्या है। तो वो 30 देश हैं अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लटाविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मॉन्टेग्रो, नीदरलैंड, नॉर्थ मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्की, यूके और यूएस। ये 30 देश हैं जो नाटो के सदस्य देश हैं। अब थोड़ा सा इस पर नज़र डालें कि आखिर नाटो में ये देश कब शामिल हुए। तो 1949 में बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूके और यूएस शामिल हुए थे। 1952 में ग्रीस, तुर्की शामिल हुए।
1955 में जर्मनी शामिल हो गया, 1982 में स्पेन, 1999 में चेक गणराज्य, हंगरी, पोलैंड शामिल हुआ, 2004 में बुल्गारिया, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया शामिल हुआ, 2009 में अल्बानिया और क्रोशिया शामिल हुआ, 2017 में मोंटेग्रो और 2020 में नॉर्थ मैसेडोनिया। ये देश इन क्रम में आकर के नाटो में शामिल हुए हैं। अब थोड़ा सा इसमें देखें कि जब ये देश नाटो में शामिल हैं तो रसिया बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। अगर यूक्रेन नाटो पे शामिल हो जाएगा तो रसिया फिर इस तरह से जो अभी कार्रवाई कर रहा है वो कार्रवाई नहीं कर पाएगा। यहाँ पर हम आपको बता दें कि अमेरिका में एक थिंक टैंक है जो ब्रुकिंस की तरह जाने जाते हैं और उन्होंने लिखा है कि मॉस्को का सपना रहा है कि वो क्रीमिया पर कब्जा कर ले और ये सपना वर्ल्ड वॉर 2 के ही समय से देखा जा रहा है और इस सपने को पूरा करने के लिए और अपने क्षेत्र में विस्तार लाने के लिए रूस ये सारी कार्रवाई कर रहा है। यानी क्रीमिया पर कब्जा करना उसका मुख्य उद्देश्य है। जब तक यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है तब तक उसे हथियाना आसान है और जैसे ही वो नाटो का सदस्य बन जाता है उसे हथियाना लगभग असंभव हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस मैप में कि ये यूक्रेन है और यूक्रेन के बाद ये जो है आपका क्रीमिया है और इसी क्रीमिया यानी क्रीमियन पेनिनसुला पर कब्जा करने का पूरा मकसद है रूस का। रूस इसे अपने कब्जे में लेना चाहता है। यहाँ पर आपको बता दें कि ये तभी संभव हो पाएगा जब नाटो का सदस्य यूक्रेन नहीं है। वाशिंगटन ट्रीटी की अगर हम बात करें तो वाशिंगटन ट्रीटी के आर्टिकल 5 में ये एकदम स्पष्ट कह दिया गया है कि अगर कोई भी देश जो नाटो का सदस्य है अगर उसके ऊपर कोई हमला होता है या उसे कोई हथियाना चाहता है या उस पर किसी अन्य तरीके का कोई भी विवाद है तो नाटो के समस्त जितने भी सदस्य देश हैं वो सारे देश एक साथ खड़े हो जाएंगे। यानी उनके ऊपर ये हमला माना जाएगा और ये उनके जो है कलेक्टिव डिफेंस का एक हिस्सा है। यानी कि उनके सामूहिक रक्षा का सिद्धांत है जिसका पालन करना हर देश का एक कर्तव्य है। अब यहाँ पर एक चीज़ सामने आती है कि अगर कल्पना करिए कि यूक्रेन नाटो का सदस्य है, यूक्रेन इज अ नाटो मेंबर एंड स्टार्ट दीज मिलिट्री ऑपरेशंस, तो क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। रूस उस पर हमला नहीं कर सकता क्योंकि वो एक बड़े विपत्ति को बुलावा देना है। इसलिए जब तक नाटो का सदस्य नहीं है तब तक ही उसे आसानी से सैनिक कार्रवाई करने पर करके उस पर कब्जा करना आसान है। तो ये सारी चीज़ें कहीं इस रणनीति का हिस्सा तो नहीं है। तो ये सब भी एकदम सोचना बिल्कुल जायज़ बात होगा कि अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि शांति सबसे ज़्यादा प्रिय है और किसी भी देश को उसके पूरे क्षेत्र का सम्मान करना हर एक देश का कर्तव्य है। हर एक देश किसी भी देश की में जाकर के शांति भंग नहीं कर सकता है और युद्ध जैसी स्थिति तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर बात करें कि हाल ही में रूस ने अमेरिका और नाटो से कानूनी सुरक्षा गारंटी पर एक मसौदा पेश किया और वो जो मसौदा पेश किया यानी वो जो डॉक्यूमेंट्स शेयर किया है रसिया ने ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट शेयर किया जो लीगल सिक्योरिटी गारंटी के रूप में है यानी कानूनी सुरक्षा गारंटी के तौर पर, जिसमें कहा गया है कि आर्टिकल 4 जो है वो क्या कहता है, रूसी संघ और सभी पक्ष जो 27 मई 1997 तक नाटो के सदस्य राज्य थे वो यूरोप के किसी अन्य राज्य क्षेत्र में सेना और हथियार की तैनाती नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें भी इस चीज पर बिल्कुल पाबंदी लगाती है। आर्टिकल 6 कहता है कि ऑल मेंबर स्टेट्स ऑफ द नाटो कमिट देमसेल्फ टू रिफ्रेन फ्रॉम ऑल फर्दर enlargement of NATO including the accession of Ukraine as well as other state। यानी कि नाटो के सदस्य राज्य जो थे वो यूरोप के किसी अन्य राज्य क्षेत्र में सेना और हथियार तैनात नहीं करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो है
इसको आगे और विस्तार करने की भी उनकी योजना नहीं है। तो अब इसमें थोड़ा सा विवाद हो रहा है और इस विवाद का जो सबसे बड़ा नतीजा है वो आप सबके सामने है, यानी युद्ध हो रहा है। अब यहाँ पर हम ताज़ा हालात की अगर हम बात करें, ताज़ा हालात में क्या क्या स्थिति आ गई है यूक्रेन के सामने, चूंकि वहाँ पे लगातार युद्ध हो रहे हैं। और आज की अगर हम लोग बात करें तो आज भी बहुत सारे लोग मारे गए हैं, और साथ ही साथ जो नगर हैं, जो राजधानी है यूक्रेन की उस पर भी बहुत तगड़ा हमला हो रहा है। वहाँ की जो जनता है वो अंडरग्राउंड हो चुकी है और किसी तरीके से अपना जान बचा करके वो इस बात का इंतजार कर रही है कि कब ये युद्ध खत्म होगा। तो आइए एक एक करके अभी तक की जो भी हालात वहाँ पर हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने रूस पर और ज़्यादा प्रतिबंध लगाए हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन हैं, जिन्होंने नए प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है कि वह रूस पर अपने नए प्रतिबंध लगाएंगे। ये नए प्रतिबंध क्या होंगे इसके ऊपर हम जल्दी एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए। साथ ही साथ एक दूसरी खबर है कि रूस के हमले में यूक्रेन के 57 और रूस के लगभग 800 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। और ये एक बहुत बड़ी संख्या है, और इस बड़ी संख्या इसलिए है क्योंकि सारी की सारी जो योजनाएं हैं, जो रूस ने योजना बना रखी है, उसमें कहीं न कहीं रूस अपने ऊपर बहुत ज़्यादा क्षति ले रहा है। यहाँ पर गोलाबारी लगातार हो रही है, लेकिन यूक्रेन के लोग भी नहीं चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मारे जाएं, क्योंकि वो भी चाहता है कि जल्दी से शांति व्यवस्था हो जाए। यूक्रेन के राष्ट्रपति इसके लिए काफ़ी कड़ा कदम उठा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, जो सामने आप यहाँ पर तस्वीर देख रहे हैं, इन्होंने साइबर हैकर्स से मदद मांगी है और उन्होंने कहा है कि रूस के साथ जो भी उचित है जो करना, ताकि उनकी कार्रवाइयों को रोका जा सके, वो आप लोग कर सकते हैं, अपने देश को बचा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक नया खबर और आ रहा है कि यूरोपियन यूनियन ने राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में जुट गया है, और आज शाम तक जो है उसकी बैठक होने वाली थी। जैसे ही अपडेट होता है, अपडेट मिलता है, वैसे ही हम आपके लिए एक और वीडियो बनाएंगे कि यूरोपियन यूनियन ने पुतिन के खिलाफ क्या एक्शन लिया है। लेकिन जहां तक अभी पता चल पाया है कि पुतिन से जुड़ी संपत्तियों को फ्रीज किया जा सकता है। 27 देशों वाला यूरोपियन यूनियन पुतिन और विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की संपत्तियों को फ्रीज करने का मन बना रहा है। साथ ही साथ पुतिन ने युद्ध रोकने के लिए, जो यूक्रेन में वो युद्ध चला रहे हैं, उसको रोकने के लिए अपनी तरफ से एक बड़ी और खतरनाक शर्त रखी है, जो शायद ही ना पूरी की जा सके। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन की जो मौजूदा सरकार है उसे हटा दिया जाए और सेना को कमान सौंपी जाए। उन्होंने अपनी रक्षा में सारी चीज़ों को देखते हुए कहा है कि हम यूक्रेन के लोगों से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि यूक्रेन के आतंकवादियों से लड़ रहे हैं। यूक्रेन की सरकार को ड्रग्स का आदी और नाजी समर्थक करार कर दिया है, जिससे सरकार को हटाकर सेना को कमान संभालनी चाहिए। अब ये एक नया मोड़ आ चुका है। इस नए मोड़ में क्या कुछ होने वाला है ये तो आगे ही बताया जा सकेगा। जैसे अपडेट हमें मिलेगी हम आपके लिए तुरंत वीडियो लेके आएंगे। एक और बात इसमें सामने आई है कि यूक्रेन ने अमेरिका से हथियार मांगे हैं, यूएसए से हथियार मांगे हैं, और अपने सभी नागरिकों में हथियार बांट दिए हैं ताकि वो अपनी रक्षा खुद कर सके। इससे एक बात सामने आती है कि अगर अमेरिका ऐसा कुछ करता है तो ये माना जाएगा कि अमेरिका यूक्रेन की मदद के लिए जल्द ही इस युद्ध में शामिल हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये समझना बहुत कठिन होगा कि आखिर ऊंट किस करवट बैठता है। जैसे ही हमें और अपडेट मिलते हैं हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। अगर आपको किसी भी टर्मिनोलॉजी की ज़रूरत है, यहाँ पे किसी भी टर्मिनोलॉजी को कोई समझना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिए, हम आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाना चाहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि रूस और यूक्रेन के बीच में ये विवाद क्यों है और भी लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू।